हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 27, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं हर्ष और उसके काल के बारे में। तो प्रीवियस हमारे काफ़ी सेशंस हो चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक जिसका नाम है RS शर्मा। ऑलरेडी हमने उसके काफ़ी चैप्टर्स कवर कर लिए और आज मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन दूंगी और उस रिवीजन के बाद हम इस चैप्टर पर पहुंचेंगे कि अभी तक की हमारी जर्नी क्या रही है। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट्स देखे थे, बोल रहे थे मैम आर्ट एंड कल्चर की क्लास जो है वो आपकी कल आपको मिल जाएगी। वहां पर हम एनसीईआरटी बुक को पहले फॉलो करेंगे। नितिन सिंघानिया को हम होल्ड पे डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ी बुक मतलब लेंदी है, तो उसको हम बाद में कवर करते हैं, पहले छोटी बुक कवर करके कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। बाकी हमारे बैचेस हैं, आप में से जो भी कैंडिडेट प्लान मैनर में चाह रहे हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना फॉर 2024 एग्जामिनेशन, तो आप प्लीज़ इनको ज्वाइन करिए। प्लान मैनर में प्रिपरेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही है, तो दोनों ही आपके पास में ऑप्शंस है, यहाँ पर अवेलेबल है। आपको जो सुविधाजनक लगता है आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उसके पहले करेंगे हम एक क्विकली रिवाइज एंशिएंट हिस्ट्री में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, कहाँ से हम हमारी जर्नी लेकर चले थे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है या प्राचीन भारत का इतिहास है, इसमें हमारा फर्स्ट जो चैप्टर था, पहला चैप्टर जिसका नाम था स्टोन एज या फिर जिसे हम बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में डिटेल से जाना था। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है, इसका टाइम पीरियड था लगभग 2 लाख से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड। हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ह्यूमन की, आदि मानव से मानव बनने तक की, वो यहीं की जर्नी है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर था स्टोन एज के बाद, जिसको हमने बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, पहली भारत की जो नगरीय सभ्यता है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इसका टाइम पीरियड 2700 BC से लेकर 1750 BC तक हमें दिखाई देता है। और ये विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, मिस्र, मेसोपोटामिया, उसके पैरेलल हमें दिखाई देता है सिंधु नदी घाटी के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसके बाद हम देखते हैं क्रोनोलॉजी वाइज, वो था हमारा वैदिक एज, वैदिक कल्चर, जो हमें एक रूरल सिविलाइजेशन, ग्रामीण सभ्यता के रूप में दिखाई देता है। टाइम पीरियड 1500 से 600 BC तक का। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक। जो इसके बीच का जो हमें चेंज दिखाई देता है वो आयरन की यूज के साथ हमें दिखता है। वैदिक एज के बाद नेक्स्ट हम पहुंचते हैं किसमें, महाजनपद। जो वैदिक लेटर वैदिक टाइम पीरियड के जनपद थे वो महाजनपद में कन्वर्ट हुए। हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा और उन 16 महाजनपद में से एक जिसका नाम था मगध, मगध के बारे में हमने डिटेल से जाना। 600 BC के आसपास मगध महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं हम। मगध महाजनपद में 1 बाय 1 हमें 3 डायनेस्टीज दिखाई देती है, हर्यंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। मगध के पैरेलल हमें 2 रिलीजन का उद्भव होते हुए दिखाई देता है। जैसे वैदिक टाइम पीरियड में हमें ब्राह्मणिज्म, वर्ण सिस्टम वो दिखाई देता है। मगध महाजनपद 600 BC के आसपास हमें 2 नए धर्म का उद्भव होते हुए दिखाई देता है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म ने अपनी आइडेंटिटी खो दी है, हिंदू धर्म में ही मिल चुका है। प्रेजेंट डे अगर मैं बात करूं, जैनिज्म ने आज भी अपनी इंडिविजुअलिटी बनाई हुई है, मेंटेन रखा है। मगध महाजनपद पर ही आगे चलकर हमें रूल करते हुए दिखाई देते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके वंशज, जिसको हमने मौर्यन डायनेस्टी के रूप में जाना। हमने देखा कि हमारा जो पूरा भारत है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसमें सबसे बड़ा किंगडम जो है मौर्यंस में अशोका के टाइम पीरियड में हमें बनते हुए दिखाई देता है। मौर्यंस के बाद हमें कौन दिखाई देता है, पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड। पोस्ट मॉडर्न या फिर मौर्योत्तर काल, ये वो टाइम पीरियड है जब मौर्यन एम्पायर टूटा और टूट के अलग अलग पार्ट्स में दिखाई देता है। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, यहाँ पर हमें विदेशी आक्रमणकारी आते हुए दिखाई देते हैं कौन, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण। इंडिया का जो नदन पार्ट है, यहाँ पर हमें कौन दिखाई देते हैं, नदन पार्ट में हम देखते हैं पाटलिपुत्र पर रूल करते हुए शुंग, कण्व, सातवाहंस। और जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर हमें चोल, चेर, पांड्यास दिखाई देते हैं, जिसको हमने संगम काल के रूप में जाना था। पोस्ट मॉडर्न के बाद हम किसके बारे में पढ़ते हैं, गुप्तास के बारे में पढ़ते हैं। गुप्ता के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था। लगभग 320 ईस्वी से हमें इनका टाइम पीरियड दिखाई देता है। कब तक जाता है, 550 ईस्वी या 550 AD तक। तो ये जो गुप्तास का टाइम पीरियड था, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में जाना। चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे। फिर गुप्तास के बाद का
जो टाइम पीरियड है ना, इसे हम बोलते हैं पोस्ट गुप्ता, या फिर इसको वर्धन डायनेस्टी, या फिर इसको पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में मैं आपको आज के सेशन में कवर कराने वाली हूँ। स्टोरी पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारा रहेगा कंसेप्ट पर फोकस, ठीक है। तो पोस्ट गुप्ता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब ये जो पूरी आप जर्नी पढ़ते हो ना, इसमें बीच में विदेशी आक्रमणकारी आए थे। कब, जब मगध मगध महाजनपद जो है वो एक एम्पायर में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देता है, उस समय ईरानियों ने अटैक किया था। तो यहाँ पर हम ईरानी इन्वेजन पढ़ते हैं, जब मौर्यंस और मगध के लास्ट रूलर हमें दिखाई देते हैं, कौन, जिसका नाम था धनानंद। उस समय हमें किसका इन्वेजन दिखाई देता है, सिकंदर का अटैक दिखाई देता है, जिसको आप अलेक्जेंडर कहते हैं। समझ में आ रहा है। इसी तरह गुप्तास के टाइम पीरियड में हमें किसका इन्वेजन दिखाई देता है, हुन्स का इन्वेजन दिखाई देता है। तो ये हमने पैरेलली पढ़ा है, इनके बीच में नहीं जगह, ये समानांतर इनकी चीजें चल रही हैं। तो आपको इस तरह से पूरा सिनॉप्सिस फॉर्म में रिवीजन करते रहना होगा। फिलहाल आज का चैप्टर क्या है, पोस्ट गुप्ता है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत तेजी से इस चैप्टर को हम एंड करेंगे। तेजी का मतलब ये नहीं होता है कि छोड़ के करना, तेजी का मतलब है चीजों को कंसेप्ट वाइज कवर कर लेना और बहुत शॉर्ट तरीके से। हर्ष का राज्य, अब हर्ष की बात करें, वर्धन डायनेस्टी के बारे में बताएगा। वर्धन डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम था हर्षवर्धन। हर्ष के बारे में यहाँ पे डिटेल से बताएगा। बाकी भी इनके रूलर्स हुए थे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है जब हमारा ये वंश एक बोलते हैं कि इसका साम्राज्य निखरते हुए दिखाई देता है, ठीक है। गुप्त वंश ने अपने सत्ता केंद्र से उत्तर और पश्चिम भारत पर ईसा की छठी सदी के मध्य तक लगभग 160 वर्ष तक राज्य किया, जिसके बाद उत्तर भारत अनेक राज्यों में बंट गया। हमें पता लगता है जब गुप्ताज रूल कर रहे थे तो गुप्ताज ने इस क्षेत्र को भी जीत लिया था। इसको कौन सा रीजन बोल रहा है, उत्तर पश्चिम, ये रहा नॉर्थ, ये रहा वेस्ट। बोल रहे यहाँ पर इन्होंने काफी समय तक रूल किया, लेकिन वो काफी समय लगभग 150 साल का था। ओके, 6 सेंचुरी बीसी के आसपास 150 साल तक गुप्ताज ने यहाँ पर रूल किया। लेकिन आगे चलकर ये वाला जो क्षेत्र है ये इनके हाथ से निकल जाता है। कब, जब हुन्स का इन्वेजन हुआ। हम ऑलरेडी पढ़ कर आए थे, हुनों ने जब पहले अटैक किया तो गुप्ताज ने उसको अच्छे से डिफेंड किया, लेकिन आगे चल के गुप्ताज इतने वीक हो चुके थे कि हुन्स के अटैक को डिफेंड नहीं कर पाए और हुन्स आके इस क्षेत्र में बैठ जाते हैं। तो आगे चलकर 160 साल के बाद लगभग हुनों ने जब अटैक किया तो 500 ईस्वी से ये वाले रीजन पे हुनों ने लगभग 500 ईस्वी से कश्मीर, पंजाब, पश्चिमी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उत्तर पश्चिम भारत वाला जो क्षेत्र है जो गुप्तास के कंट्रोल में था वो इनके कंट्रोल से इनके कंट्रोल से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं गुप्तास के क्षेत्र से एक हिस्सा निकल गया, किसके पास में, हुन्स के पास में चला गया। आगे बोल रहा है मतलब धीरे धीरे गुप्तास का डिक्लाइन हो रहा है। 550 के आसपास तो पूरे निपटेंगे। कैसे निपटेंगे देखते हैं। आगे उत्तरी और पश्चिमी भारत लगभग आधे दर्जन राजाओं के हाथों में चला गया। बोल रहे ये उत्तर पश्चिम वाला जो हिस्सा है ना, धीरे धीरे यहाँ पे सामंती अर्थव्यवस्था ऑलरेडी पता है कि सातवाहन से चली आ रही थी। गुप्तास के टाइम पीरियड में बहुत मजबूत हो गई थी सामंती अर्थव्यवस्था, इतनी मजबूत हो गई थी कि हमें पता लगता है कि ये उत्तर पश्चिम भारत के जो बाकी बचे हुए हिस्से थे ना, उस पर भी छोटे छोटे जो सामंत थे वो प्रबल प्रभुत्वशाली होते हुए अपना किंगडम एस्टैब्लिश करेंगे। और उत्तरी पश्चिमी भारत में आधे दर्जन से ज्यादा राज्य हमें दिखाई देते हैं छोटे छोटे राजाओं के हाथ में। यहाँ पर आधे दर्जन यानी 6 से भी ज्यादा हमें राज्य दिखते हैं, ठीक है। इनमें से एक क्षेत्र था जिसका नाम था हरियाणा। हरियाणा स्थित थानेसर जो है, यहाँ का जो सामंती शासक था जिसका नाम था हर्षवर्धन, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। बेसिकली हर्षवर्धन जो है वो नहीं बल्कि जो इनके पिता होते हैं, फिर इनके भाई, फिर उसके बाद से हर्षवर्धन उत्तराधिकारी बनते हैं। तो इनका ये वंशज चला आ रहा था और हरियाणा का जो थानेश्वर नामक स्थान है वहां पर इनका कोर हुआ करता था, वहां के ये सामंत होते थे, ओके। और जब हर्षवर्धन की यहाँ के शासक बनते हैं, इसके पहले इनके पिता भाई, फिर जब ये शासक बनते हैं 606 से 647 तक, तो ये वो टाइम पीरियड था जब ये छोटा सा सामंती राज्य जो था उत्तर पश्चिम का, ये अपना बड़ा किंगडम स्थापित करेगा, ओके। और भारत का जो गंगा यमुना द्वाब, आगे गंगा वाला जो क्षेत्र, गंगा घाटी वाला, उस सबको अपने में संभालेगा, ठीक है। तो ये जो सामंती राज्य स्थापित हुआ था थानेश्वर में, वो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में एक किंगडम में कन्वर्ट होगा, जिसको आप वर्धन डायनेस्टी या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पुष्यभूति वंश क्यों बोला जाता है इसे, और उसमें हम स्पेसिफिक किसको हाईलाइट करने वाले हैं, हर्षवर्धन को, क्योंकि इसके टाइम पीरियड में ये किंगडम बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो बैकग्राउंड बताया पहले आपको।
अब थोड़ा सा पिक्चर्स के थ्रू इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये रहा पूरा हर्षा का एम्पायर। ओके, तो ये जो थानेश्वर जगह थी ना, यहाँ पर ये सामंत थे, इनके पिता। और धीरे धीरे जब हर्षवर्धन यहाँ का शासक बनता है तो इसने इस पूरे के पूरे क्षेत्र को अपने में मिला लिया, अपने कंट्रोल में लिया ये क्षेत्र, ठीक है। वर्धन डायनेस्टी के पैरेलल दक्षिण भारत में आपको चालुक्यास दिखाई दे रहे हैं, इधर आपको और भी छोटे छोटे से राज्य दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। हर्ष जब शासक बनता है उसने अपनी कैपिटल कन्नौज को बनाया और यहाँ से चारों ओर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा। ये हर्षवर्धन के उस समय की बात है जब वो बहुत पावरफुल था। कन्नौज को लेकर एक संघर्ष दिखाई देता है जिसको हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। किस किस के बीच में होता है? पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में, जिसको हम आगे आने वाले सेशन में पढ़ेंगे, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो ये जो कन्नौज था ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट था ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। तो हर्षवर्धन जब शासक बनता और इसके पास पावर जाती है तो इसने इस क्षेत्र को जीत के अपने में मिला लिया और कन्नौज को अपनी कैपिटल बना ली। तो पहले इनकी कैपिटल थानेश्वर हुआ करती थी, बाद में इन्होंने शिफ्ट कर लिया। कहां पर पहुंच गए? ये पहुंच जाते हैं कन्नौज में, ठीक है। वहीं पाटलिपुत्र, जिसकी सत्ता और महत्ता वाणिज्य, व्यापार और मुद्रा धन के व्यापक प्रचलन पर टिकी थी, जो ही व्यापार में गिरावट आई। अब जब इधर हर्षवर्धन अपना किंगडम फैला रहा है उस समय यहाँ पाटलिपुत्र का क्या हाल है? तो पाटलिपुत्र के बारे में हमें पता लग रहा है, वहां पे गुप्ताज रूल कर रहे थे ना। धीरे धीरे हुंस ने अटैक किया, गुप्ता वीक हुए, सिमटते गए और देखा था हमने कैसे कि गुप्ताज का ट्रेड जो है वो एकदम से डिक्लाइन होने लग जाता है। और जब व्यापार में ह्रास होगा क्या होता है? मुद्रा की कमी होती है। ट्रेड से ही तो करेंसी फ्लो हो रही है। अब ट्रेड ही खत्म, धीरे धीरे ट्रेड खत्म हो रहा है। उसके बहुत सारे रीजन थे, हुंस ने अटैक किया और भी बहुत सारे रीजन थे जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। तो जब ट्रेड खत्म हो गई तो क्या हो जाएगा? करेंसी कम फ्लो होगी। करेंसी कम फ्लो हो रही है तो अब क्या? करेंसी की कमी हो रही है। तो ऐसा तो नहीं छाप के ला देंगे डिफ्लेशन, नहीं, वो एक मार्केट का सिस्टम होता है, वो नहीं चल रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में अब राजा अपने सैनिकों को, अपने अधिकारियों को वेतन कैसे देगा? तो हमें पता लगता है कि जहां एक तरफ हर्षवर्धन पावरफुल बन रहा था, धीरे धीरे अपनी सीमा का विस्तार कर रहा था, है ना, थानेश्वर से कन्नौज तक पहुंच रहे, वहीं दूसरी तरफ मगध का क्या हाल है, पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र का? तो वो वहां पे व्यापार वाणिज्य कम हो रहा है। जब व्यापार वाणिज्य कम हो रहा है तो धीरे धीरे मुद्रा धन जो है उसके व्यापक प्रचलन में कमी आई। और जब मुद्रा दुर्लभ होगी तो हमें पता लगेगा धीरे धीरे भूमि अनुदान और बड़ी मात्रा में दिया जाएगा। यानी कि अब आप जो वेतन है, जो भी आप देना चाह रहे हैं, वो किसके फॉर्म में देंगे? जमीन के फॉर्म में देंगे कि ये भूमि आपको अनुदान दे दी, यहाँ से आप टैक्स की वसूली कर लीजिए, जिससे वास्तविक शक्ति स्कंधावरों अर्थात फौजी पड़ाव में चली गई। एक ऐसा ही स्थान था कन्नौज। तो धीरे धीरे हमें पता लगता है कि जो पावर है ना वो गुप्तास के टाइम पीरियड में डिक्लाइन हो रही है। उसका बहुत बड़ा रीजन क्या है? ट्रेड जो है वो लॉस में जा रहा है, धीरे धीरे ट्रेड जो है वो खत्म हो रहा है। और जब आप भूमि अनुदान दे रहे हो, लोगों को दे रहे हो अनुदान, अलग अलग पद पर बैठे हुए, तो उनके पास में शक्ति है कि वो वहां से टैक्स वसूल सकते हैं, वहां का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं। तो एक अलग से आपने पावरफुल सेना खड़ी कर दी है जो कि आपको भी दबाएगी और आपके भी अगेंस्ट काम करेगी, जो हमें कन्नौज क्षेत्र में दिखाई देता है। कन्नौज दोआब में ऊंची जगह पर था। कन्नौज का महत्व बहुत ज्यादा था, दोआब वाले क्षेत्र में था, तो नो डाउट बहुत फर्टाइल होगा। दोआब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, उपजाऊ होता है, वहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर हम देखें, और उत्तम ढंग से वहां किलाबंदी की गई थी। वो क्षेत्र इतनी ऊंचाई पर था कि चारों ओर से उसका अच्छे से फोर्टिफिकेशन हो पाया, और जब किलाबंदी अच्छी हुई तो उससे क्या हो जाता है, वो बहुत सेफ जोन में पहुंच जाएगा। वहां पर जो भी रूल करेगा उसको थोड़ा सा खतरा कम होगा अन्य रीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्ष के शासनकाल का आरंभिक इतिहास। अब आगे हमें हर्ष के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके कंपेरेटिवली जो बाकी रूलर्स थे इनके पैतृक, उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती। हर्ष के बारे में इसलिए मिलती है क्योंकि इसने एक्सपांशन किया, प्लस ये शौकीन भी था स्कॉलर्स को अपने कोर्ट में रखने के लिए, विद्वान लोगों को अपने दरबार में रखता था। और ऐसे एक विद्वान थे जिनका नाम था बाणभट्ट, जो कि इनके दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट थे। इन्होंने अपने दरबारी कवि जिनको रखा था
उनको सारी बातें पता थी। उन्होंने हर्षवर्धन का बहुत बखान किया है और उस पुस्तक का नाम क्या, हर्षचरित। तो हर्ष के ही दरबार के कवि जिनका नाम था बाणभट्ट, उन्होंने एक पुस्तक लिखी हर्षचरित। जब आप उस पुस्तक को पढ़ते तो आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलती है हर्षवर्धन के बारे में, या फिर वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में। ना केवल इंडिविजुअल रूलर के बारे में पता लगता है, बल्कि उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी उसके बारे में भी हमें इस किताब से पता लगता है। चीनी यात्री जिसका नाम था ह्वेनसांग, बोला जा रहा है, इसकी पहले आपने पढ़ा था ना, तो यहाँ पे बोला है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इसके बारे में विवरण दिया है। एक चीनी यात्री ह्वेनसांग आता है कब, 7th सेंचुरी एडी में। इसके पहले हमने फाहियान के बारे में पढ़ा था। तो बोल रहे हैं कि वो भी इस समय आया और 15 वर्ष लगभग देश में रहा, हर्षवर्धन के दरबार से संबंध रख रहा था। वो बेसिकली बुद्धिज्म में इंटरेस्टेड था, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठी करने आया था। और जब वो आता है उस समय कौन रूल कर रहे थे, हर्षवर्धन। तो उसने काफी कुछ बताया है ह्वेनसांग ने वर्धन डायनेस्टी के बारे में। हर्ष के अभिलेख जो है, इंस्क्रिप्शन है, जो वो लिखवा के छपवाते थे या बंटवाते थे या गुदवाते थे पत्थरों पर, तो हर्ष के इन अभिलेखों में अनेक कर और अधिकारियों के बारे में जानकारी दी गई। उसमें अलग अलग तरीके के टैक्सेशन की बात की गई, अलग अलग नाम दिए गए पदों के नाम, जो कि बताता है कि अधिकारियों की अच्छी खासी इनके पास फौज थी। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू, ये सब फैक्चुअल चीजें। यहाँ पर बस राइटर आपको ये क्लियर करना चाह रहा है कि देखो भाई, हर्ष के बारे में जितनी भी अभी हम आपको आगे कहानी बताने वाले हैं, इस कहानी का 2 सोर्स है। एक तो विदेशी जो यात्री आया है जिसका नाम है ह्वेनसांग, तो बोल रहे हैं कि जो ह्वेनसांग है ये काफी कुछ बताता है। दूसरा, हर्ष के खुद दरबार का कवि बाणभट्ट, वो पुस्तक लिख रहा है। तो हम इन दोनों को टैली करते हैं, कॉमन चीज हम यहाँ से निकालते हैं। तो ये 2 हमारे एक ऑथेंटिक सोर्स होते हैं। इसके अलावा हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से भी नो डाउट कंपेयर करेंगे ही। और फिर बता रहा है कि काफी कुछ हर्ष ने खुद भी लिखवाया है अपने अभिलेखों में, उससे भी हम कंपेयर करते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज है जिससे हमें वर्धन डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जिनका कहना है कि हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। ओके, जब हमारे भारतीय इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में डिवाइड किया गया था, उस समय ये बातें बहुत प्रचलित हुआ करती थी कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। अब यहाँ पर राइटर बोलता है कि देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, एक तो हर्षवर्धन पूरे इंडिया पे रूल नहीं कर रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, अशोका भी नहीं रूल कर पाया था, सुदूर दक्षिण का बोले वो क्षेत्र छूट गया था, उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र छूट गया था। तो भारत का सम्राट कहना भी उचित नहीं है, और हिंदू सम्राट इसलिए कहना उचित नहीं क्योंकि हर्षवर्धन खुद अपने नेचर में बहुत कट्टर नहीं था, है ना, कुछ कट्टर होते हैं धर्म के प्रति। तो हर्षवर्धन में वो कट्टरता नहीं थी कि इसका धर्म बहुत दिखाई दे रहा है, ऐसा भी नहीं था। और दूसरा, ना तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर उसका कंट्रोल था। वापस देख लो, ये देखिए इमेज कहाँ पर है, ये है वर्धन डायनेस्टी। अब अगर हर्षवर्धन भारत का अंतिम सम्राट था तो बताइए भाई, भारत इतना बड़ा तो नहीं, तो भारत बहुत बड़ा था। और हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट, एक तो वो खुद हिंदुत्व को इतना प्रमोट नहीं कर रहा है, दूसरा हर्षवर्धन के बाद दुनिया भर के हिंदू सम्राट दिखाई देते। पूरे मुगल काल, जो सल्तनत काल मुगल काल आता है, उसमें हिंदू सम्राट दिखाई देते हैं। दक्षिण भारत में चली जाइए, उत्तर पश्चिम भारत में चले जाइए, पूरे राजपूत राज्य बिखरे हुए दिखाई देंगे, अकबर तक लड़ते रह जाते हैं। तो ऐसा कहना राइटर बोल रहा है कि बिल्कुल गलत है कि भारत का, एक तो भारत बोलना गलत है क्योंकि पूरे भारत पर इनका कंट्रोल नहीं, दूसरा हिंदू बोलना गलत है क्योंकि हिंदुइज्म को ऐसा कट्टरता से प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो सॉरी, बुक में बताया गया कि हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन ना तो वो कट्टर हिंदू शासक थे और ना ही उनका संपूर्ण देश पर स्वामित्व था। ये थोड़ा सा आपको समझ कर चलना है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो डायरेक्टली उसके कंट्रोल में थे। इधर आ जाइए, ये रहा आपका राजस्थान वाला क्षेत्र। ठीक है, इधर आ जाइए पंजाब, तो राजस्थान, पंजाब, इधर यूपी, इधर बिहार है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे ना जो वर्धन डायनेस्टी के कंट्रोल में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि इतना ही क्षेत्र था, कई सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसपे राजा खुद रूल करता है, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष नियंत्रण में। और कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां के राजा इस राजा की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तो उसका मैनेजमेंट ये राजा नहीं करता, वो खुद करते हैं वहां के राजा, लेकिन वो इसके अधीन रहते हैं, है ना। जब भी ये जो बोलेगा उनको मानते हैं वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, लेकिन उसका दबदबा इससे कहीं अधिक क्षेत्र पर था। लेकिन ये जो हम डायरेक्ट उसके कंट्रोल वाले रीजन देख रहे हैं, इसको देख के हर्षवर्धन या वर्धन डायनेस्टी का एरिया कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारे ऐसे क्षेत्र थे जो उसके नियंत्रण में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसके दबाव में या उसके अधीन थे। तो काफी ठीक ठाक इसने किंगडम एस्टैब्लिश किया था। पूर्वी भारत में
जो उसे एक मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, वो किससे? गौड़। अब गौड़ कौन है? ऑलरेडी हम पढ़ कर आए, हमारे प्रीवियस जो चैप्टर्स हुए थे मैंने आपको वहां पर बताया था। इवन इसका जो जस्ट पहला चैप्टर था पूर्वी भारत के बारे में, कि पूर्वी भारत में हमें कौन कौन से छोटे छोटे राज्य उभरते हुए दिखाई देते हैं। तो हमने पढ़ा था कि मौर्यंस के टाइम पीरियड में पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्र उन लोग के कंट्रोल में आए, लेकिन एक्चुअली जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है या किंगडम के रूप में स्टैब्लिश हुए वो कब हुए थे? गुप्तास के टाइम पीरियड में। सामंती अर्थव्यवस्था के अंतर्गत छोटे छोटे यहाँ पर हमें राज्य दिखाई देते हैं। उन्हीं में से एक राज्य था गौड़ वंश के राजाओं का। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि गौड़ वंश के राजा हुए जिसका नाम था शशांक। शशांक वही व्यक्ति है जिसने बोध गया में जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, अब दूसरे वृक्ष वहां पर आ गया, वो दूसरा बोधि वृक्ष है, लेकिन जो एक्चुअल ओरिजिनल है कहा जाता है इस स्टोरी में कि उस बोधि वृक्ष को काटने वाला कौन था? यही शशांक था। ठीक है, और ये जो गौड़ वंश से संबंध रख रहा था शशांक, इसने बहुत कड़ी टक्कर दी थी किसको? हर्षवर्धन को, जब वो पूरब की तरफ आ रहा था। और ये टक्कर तब तक चलता है, ये शत्रुता तब तक चलती है जब तक शशांक की मृत्यु नहीं हो जाती। शशांक की मृत्यु के बाद इसका ये जो है प्रचार प्रसार इजी हो जाता है। किसका? हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन का एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं प्रतिरोध करने वाला कौन था? शशांक था, जो गौड़ वंश से संबंध रख रहा था। नेक्स्ट, दक्षिण की ओर भी हर्ष ने कोशिश किया कि मैं दक्षिण भारत की तरफ अभियान चलाऊं। काफी पावरफुल रूलर था, मानसिक रूप से भी और कूटनीतिज्ञ रूप से भी। तो दक्षिण की तरफ इसे रोकने के लिए कौन बैठा है? यहाँ पर देखिए बहुत पावरफुल है, जिसका नाम है चालुक्यास। तो चालुक्यास के एक फेमस रूलर थे जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन ने आने नहीं दिया। पुलकेशिन के बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे, चालुक्यास के बारे में। अभी वाकाटक पढ़ते हैं, चालुक्यास पढ़ते हैं। गुप्तास के पैरेलल यहाँ पे वाकाटक थे, वर्धन के पैरेलल यहाँ पे चालुक्यास है। इन दोनों को हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसी समय हमें पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट दिखाई देंगे, जो हम अर्ली मिडेवल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पैरेलल चीज चलने वाली चीजें। अभी हम क्रोनोलॉजी वाइज करें, फिर उसके पैरेलल भी देख लेंगे जो चीजें रह गई हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जब वर्धन डायनेस्टी थी उसके पैरेलल दक्षिण में चालुक्यास थे, इधर हमें गौड़ वंश का शशांक दिखाई दे रहा है। तो हर्षवर्धन को एक तो इधर से चैलेंज मिला, दूसरा जब ये दक्षिण की तरफ अभियान चला रहा था उस समय चालुक्य रूलर थे पुलकेशिन, उन्होंने इन्हें रोक दिया था। इतने पावरफुल थे कि आगे बढ़ने नहीं दिया। पुलकेशिन आधुनिक कर्नाटक और महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग पर शासन करते थे। इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे चालुक्यास के बारे में। चालुक्यास के भी हमें 3 अलग अलग टाइम पीरियड दिखाई देते हैं ना। चालुक्यास के अलग अलग पहले ये यहाँ रूल करते हैं, फिर उधर विंगी के पास जाते हैं, फिर दोबारा यहाँ पे स्टैब्लिश होते हैं। तो वो हम चालुक्यास के बारे में तब पढ़ेंगे जब ये चैप्टर हमारा आएगा। फिलहाल बता रहे हैं कि पुलकेशिन जो है वो चालुक्य रूलर था और उसका रीजन क्या था? कर्नाटक और महाराष्ट्र का ये जो भूभाग था ना, ये मिला के चालुक्य डायनेस्टी का रूलर रीजन था। और कर्नाटक का जो बादामी है उनको इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी, बादामी वातापी, उसको इन्होंने अपना कैपिटल बना रखा था चालुक्यास ने। ठीक है, तो ये इनके हमने देख लिए कौन प्रतिरोध करने वाले थे। आगे वर्धन डायनेस्टी के बारे में नेक्स्ट बस यहाँ पे शॉर्टकट मारते हुए बता रहा है। देखो स्टोरी तो बस कुछ ऐसी है कि जब आप पढ़ लोगे ना थोड़ा सा और पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, उस समय पे हम इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे तो और मजा आएगा, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, राइटर हर्षवर्धन के बारे में बताता है सामंती अर्थव्यवस्था से संबंधित है, एक्सपांशन कैसे हुआ, 2 इसके प्रति क्या बोलते हैं शत्रु बताता है। शत्रु क्या, इससे डायरेक्टली वॉर हुआ था, इसने तो एक्सपांड करने से इसे रोका था। और फिर आगे बढ़ जाता है, बोलता है कि वर्धन डायनेस्टी के प्रशासन को जरा देखिए। अगर आप वर्धन डायनेस्टी के प्रशासन को देखते हैं, हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का प्रशासन उसी ढर्रे पर किया जिस पर गुप्त वंशियों ने किया। तो इनके पहले कौन रूल कर रहे थे? वर्धन डायनेस्टी के पहले इस पूरे रीजन पे गुप्ताज रूल कर रहे थे, है ना। 320 जो है एक्चुअल उनका टाइम पीरियड माना जाता है, 320 से 550 तक। तो जो गुप्ताज रूल कर रहे थे उनके बाद ही तो वर्धन है। वर्धन कौन थे? गुप्ताज के ही तो सामंती थे जो इधर बैठे हुए थे। गुप्ताज कौन थे? गुप्ता खुद सामंती थे कुषाणों के। तो सामंती अर्थव्यवस्था जो चली है ना, उसने ही इन लोग को स्टैब्लिश किया। तो गुप्ताज के बाद उन्हीं के सामंत दिखाई देते हैं, जिसको आप बोल रहे हो वर्धन डायनेस्टी। अब बोल रहे हैं कि हर्ष ने अपने साम्राज्य का जो प्रशासन था वो चेंज नहीं करा। जो गुप्ताज का प्रशासन करने का तरीका था ऑलमोस्ट वही था, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में। सॉरी, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में चीजें वही चलती रही। ठीक है, हर्ष का प्रशासन सामंती और विकेंद्रित था।
यानी जो हर्ष का किंगडम था वो कैसा था, सामंती अर्थव्यवस्था था। वही जो गुप्तास का चल रहा है, सामंती अर्थव्यवस्था मतलब क्या कि आप भूमि बड़ी मात्रा में अनुदान दे रहे, उसी भूमि पर टैक्स कलेक्ट हो रहा है, जो उसी टैक्स को वो यूज कर रहा है एज अ सैलरी या एज अ जो भी गिफ्ट बोलो आप। उसके बाद से वो लॉ एंड ऑर्डर भी वहां का मेंटेन कर सकते हैं, यानी अपनी सेना खड़ी कर सकता है उसी टैक्सेशन से, और फिर वो सामंत बन बैठ रहा है वहां का, और वो खुद एक छोटा सा राज्य के अधीन राज्य स्थापित कर ले रहा है। तो बोल रहे हैं कि बस यही व्यवस्था यहाँ पर भी चली। वर्धन डायनेस्टी या हर्ष का जो प्रशासन था वो भी सामंती अर्थव्यवस्था आधारित था और विकेंद्रित था। ऑब्वियस है, जब आप सामंती अर्थव्यवस्था लाओगे तो डिसेंट्रलाइजेशन खुद ब खुद आ जाएगी। वो सेना रख सकता है तो केंद्रीकरण कैसे हुआ, सेना का अपनी सेना का मैनेजमेंट तो वो वही कर रहा है ना। तो आप ज्यादा पावरफुल दिख रहे हो लेकिन एक्चुअल में इसके पास भी पावरफुल है, अपने डिसीजन खुद ये ले रहा है लोकल लेवल पर, जो उसके सामंतों की बड़ी संख्या के बारे में सूचित करता है। और हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में हमें बड़ी संख्या में सामंत दिखाई देते हैं, है ना, उनकी फौज खड़ी हुई दिखाई देती है। राज्य का विशेष सेवाओं के लिए पुरोहित को भूमि अनुदान देने की परंपरा चलती रही, यानी जो पुरोहित थे उनको वैसे पहले भी दिया जा रहा था सातवाहन के टाइम पीरियड से, यहाँ पर भी दिया जाएगा। हालांकि पुरोहितों को जो भूमि अनुदान है वो चालू तो हो चुका था, लेटर वैदिक टाइम पीरियड के बाद ही महाजनपद से हम देखते हैं छोटे छोटे भूमि अनुदान के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वो भूमि अनुदान छोटे लेवल पर दिया जाता था या फिर उस पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात नहीं थी। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की शक्ति दे दी गई थी सातवाहन के टाइम पीरियड से, जो गुप्ताज में भी चली, वर्धन में भी चली, और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुरोहितों को भूमि अनुदान दिया जा रहा है। आगे हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई, बकायदा शासन पत्र पर मुहर लगवाकर उनको जमीन दे दी जाती थी और वहां पर वो टैक्स मेंटेन करते थे, वहां का पूरा लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करते थे और उससे ही उपभोग करते थे एज अ सैलरी, जो भी उनका वेतनमान वहां पर निर्धारित किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी सामंती व्यवस्था है, वो भी बड़ी संख्या में सामंत दिखाई दे रहे हैं। फिर बोल रहा है हुएनसांग बताता है कि हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में बांटी जाती थी। जितना भी इसका इनकम था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड का, उसको हम 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक भाग राजा के खर्च के लिए कि ये हिस्सा जो है राजा के जितने भी हमें दिखाई देता है एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ से निकलेंगे। दूसरा भाग विद्वानों के लिए, बहुत सारे ये स्कॉलर्स रखते थे, जैसे हर्षवर्धन ने भी रखा था ना, बाण भट्ट उसका दरबारी कवि था, तो ऐसे स्कॉलर्स पे खर्चा किया जाएगा। तीसरा पदाधिकारी और अमलों के लिए, जो अलग अलग पद पर बैठे अधिकारी थे जो पूरा मैनेजमेंट चला रहे थे उनके लिए। और चौथा भाग धार्मिक कार्यों के लिए, यानी अनुदान संबंधी, जो जितना भी राज्य को पैसा आता था बेसिकली उसको 4 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया जाता था कि इधर 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 खर्चा करना है हमें। ठीक है, राज्य के मंत्री और उच्च अधिकारियों को जागीरें दे दी जाती थी, यानी जो राज्य की जमीन थी वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी, जिससे लगता है कि जागीरदारी प्रथा की शुरुआत हर्ष ने की। तो आगे आप इस जागीरदारी प्रथा के बारे में काफी कुछ जानेंगे, स्पेशली जब हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जागीरदारी व्यवस्था जो है वो किस तरह से अलग होती थी, क्या था जागीरदारी सिस्टम, जागीर भूमि क्या थी, वो सब हम वहां पर जानेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर ध्यान रखिए कि राज्य के अंतर्गत जो भूमि होती है उसको हम जागीर भूमि कहते हैं, और बोल रहा है कि यहाँ पर जो मंत्री या बड़े अधिकारी थे उनको वेतन की जगह ये जागीर भूमि दी जाने लगी। ठीक है, और यहीं से मानकर चल रहे कि शायद यहाँ से जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत हो गई। ठीक है, हर्ष के साम्राज्य की विधि व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ऐसा हुएनसांग कहता है, क्योंकि हुएनसांग के कुछ सामान जो वो लेकर आ रहे थे उसको रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया था। तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहेगा, है ना। आपने पुलिस के बारे में बहुत अच्छा सुना है, लेकिन आप कभी थाने जाइए और आपके साथ में मिसबिहेवियर हो जाए तो अब चाहे दुनिया की पुलिस अच्छी हो, पूरे भारत की पुलिस अच्छी हो, आपके दिमाग में तो वही जाएगा जो आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो एक्चुअली हमारा एक्सपीरियंस क्या रहता है, ऐसा नहीं था कि इसके टाइम में विधि व्यवस्था अच्छी नहीं रही होगी, कैसे मैनेज कर रहा होगा इतना पूरा एम्पायर या किंगडम अपना, ऑब्वियस है ठीक ठाक रहा होगा तभी मैनेज कर रहा होगा। लेकिन हुएनसांग बताते हैं, क्योंकि उनका सामान डाकुओं ने लूट लिया था, कि विधि व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लेकिन सॉरी, हुएनसांग ये भी बताते हैं कि इस समय पे कड़ी सजा का प्रावधान था कानून अपराधों के लिए। अगर कोई कुछ क्राइम करते हुए पकड़ जाता था उसके बाद से उसका बहुत भयानक तरीके से उसको पनिश किया जाता था। लोगों में पनिशमेंट का डर तो था। देखो, 2 चीजें होंगी, जरूरी नहीं है कि कड़ी पनिशमेंट देने का मतलब है कि वहां पे क्राइम कम हो जाए, और जरूरी नहीं है कि पनिशमेंट सख्त नहीं है तो वहां पे क्राइम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अशोका के टाइम पीरियड में हम देखते हैं किसकी बात होती है, बात होती है अहिंसा की, है ना।
ना। और उस समय पे लोगों के अंदर ऐसी भावना भर दी गई थी कि लोग खुद ही क्राइम कम करें, है ना। वो किसकी बात करें, वो बात करें अहिंसा की, सद्भाव की, रिस्पेक्ट की, इन सारी चीज़ों की बात करें। तो एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि आपने कठोर कानून बहुत बना दिए हैं कि भाई इस काम के लिए मृत्युदंड दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा। तो ऐसे में जरूरी नहीं कि क्राइम कम हो, डर के क्राइम होगा ऐसे में भी, लेकिन हो सकता है कि वो क्राइम बहुत ही शातिर तरीके से किया जाए, है ना, वो एक्टिविटी बहुत ही चालाकी से किया जाए जिससे वो ओपन ना हो पाए या आ ना पाए, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि विधि व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ऐसा हर्षवर्धन को लगा, क्योंकि उसके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा ह्वेनसांग को लगा, उसके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन बोल रहा है कि कड़ी सजा का यहाँ पर प्रावधान था। उसको पता लगता है कि जो सजाएं दी जाती थी क्रिमिनल्स को वो काफी कठोर हुआ करती थी। अगर आप पकड़े जाते हो कोई क्राइम करते हुए और भाग गए तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ह्वेनसांग का विवरण, अब यहाँ पे ह्वेनसांग क्या क्या हमें बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ह्वेनसांग के द्वारा बताई गई जो चीजें हैं हमारे अपने स्टडी के लिए। तो ह्वेनसांग बोलता है कि हर्ष का शासनकाल हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आता है। ये इसका टाइम पीरियड था, 629 में यहाँ से चलता है, 645 में यहाँ से निकल लेता है। अब ये आया क्यों था? आया था ये बिहार में नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने में। बौद्ध ग्रंथ जो उसकी प्रतिलिपियां होती थी कि उसको मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि कुशांस के टाइम पीरियड में इस सिल्क रूट का यूज करके बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हो गया था। कहाँ पर? चाइना वाला रीजन है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान वाले रीजन में, स्पेशली जो बुद्धिज्म की महायान सेक्ट है उसको बहुत प्रमोट किया था कुशांस ने। तो वहां पर काफी बौद्ध धर्म को मानते थे। और इसी तरह जो यहाँ पर हमें ह्वेनसांग दिखाई देता है वो भारत इसी पर्पज से आया था कि जो बौद्ध धर्म का एक विश्वविद्यालय है नालंदा, किसके टाइम में स्टैब्लिश होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसने स्टैब्लिश किया था उसको। तो वहां से वो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने और जो बौद्ध धार्मिक ग्रंथ थे उनकी प्रतिलिपियां अपने क्षेत्र में ले जाने के लिए आया था। उसके हर्ष के दरबार में कई वर्ष बिताए और भारत में व्यापक भ्रमण किया, ठीक है। तो बोल रहे कि हर्ष के दरबार में काफी लंबे समय तक हमें रहते हुए दिखाई देता है, वो आप देख सकते हो टाइम पीरियड। और जब इतने लंबे समय रहा होगा और वो ट्रैवलर के रूप में आया था तो वो ट्रैवल भी करेगा, तो इसने कई जगह की यात्रा की। और फिर बोल रहा है कि इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि आगे चलकर जो हर्ष था उसने बौद्ध धर्म का महान समर्थक हो गया, वो इन्फ्लुएंस हो चुका था ह्वेनसांग से। और धीरे धीरे उसके बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा बढ़ गई, किसकी? हर्षवर्धन की। और जब उसने बौद्ध धर्म को समर्थन देना चालू किया तो वापस से उदारता पूर्वक दान देगा वो किसको? बौद्ध धर्म को। तो अशोका बहुत बड़ा फॉलोअर था। फिर कनिष्क के बारे में देखते हैं और फिर हम देखते हैं किसके बारे में? वर्धन डायनेस्टी के हर्षवर्धन के बारे में, जो काफी प्रभावित होता है ह्वेनसांग से और उसका झुकाव हो जाता है बौद्ध धर्म के प्रति, ठीक है। इसने लोगों की आर्थिक और सामाजिक जीवन पर तथा तात्कालीन धार्मिक संप्रदायों पर भी प्रकाश डाला। इसने मतलब किसने? ह्वेनसांग ने बताया कि वर्धन डायनेस्टी के समय सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, इकोनॉमी का मेन सोर्स क्या था, सोशल स्टेटस लोगों का क्या होता था, विमेंस की सिचुएशन क्या थी, ये सब ये बताता है। लेकिन साथ ही साथ बोल रहा है कि अलग अलग जो धार्मिक संप्रदाय है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, केवल बुद्धिज्म तक ही ये नहीं रुकता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। उसके अनुसार उस समय पाटलिपुत्र पतनावस्था में था। उसका कहना था कि ये जो है ना धीरे धीरे पाटलिपुत्र जो है वो डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है। और वैशाली का भी वही हाल था। यानी ये जो तो पावरफुल रीजन थे, पाटलिपुत्र जो कैपिटल हुआ करती थी मगध की, और इधर आ जाइए वैशाली, वज्जी की कैपिटल है ना, वज्जी महाजनपद हमने पढ़ा था 600 BC के आसपास। तो बोल रहे कि पाटलिपुत्र और वैशाली ये जो दो महत्वपूर्ण कैपिटल थे या दो महत्वपूर्ण शहर थे वो धीरे धीरे पतन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। इसके विपरीत द्वाब में प्रयाग और कन्नौज महत्वपूर्ण हो गए। और ये जो द्वाब के रीजन है प्रयाग कन्नौज, यहाँ पर इनका महत्व बढ़ गया, ठीक है। तो देखो अब जिसका पहले बहुत महत्व था वो शहर धीरे धीरे उन शहर का महत्व कम हो रहा है, वह उन पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और दो नए क्षेत्र यहाँ पर उभर कर दिखाई दे रहे हैं, प्रयाग और दूसरा कन्नौज। और कन्नौज के लिए देखिए संघर्ष भी होता है और आगे उस पर कंट्रोल भी कर लेता है कौन? हर्षवर्धन, ठीक है। ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग सादा जीवन बिताते थे, लेकिन सामंत और पुरोहित जो है उनका जीवन विलास में था। नो डाउट सामंतों को भयानक दान मिल रहा है, जो अधिकारी है, मंत्री है। पुरोहितों को खूब सारा भूमि दान मिल रहा है। अब भूमि दान मिल रहा है तो अच्छा खासा टैक्स मिल रहा है, सेना रख रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर उनका भी छोटे राजा की तरह
तरह एक महत्व होता था। तो नो डाउट इनका लाइफस्टाइल जो था लग्जीरियस था, वो विलासिता वाला जीवन जी रहे थे। दूसरी तरफ ब्राह्मण और क्षत्रिय जो आम लोग होते थे वो आम जीवन जी रहे थे। उसमें से जो इस कैटेगरी में निकल जा रहे हैं वो जो है ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण तो एक पूरा वर्ण हो गया ना, पूरा एक वर्ण हो गया। उस ब्राह्मण में सब लोग काम नहीं कर रहे ना, पुरोहित वाला। तो जो पुरोहित वाला काम कर रहे हैं, जिनको हम पुरोहित कैटेगरी में डाल रहे हैं, वो विलासिता वाला जीवन जी रहे हैं। बाकी जो अन्य ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं वो साधारण जीवन जी रहे हैं। अन्य जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं वो लोग सादा जीवन जी रहे हैं। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्णों के अधिकांश लोग आमतौर पर खेती करने लगे होंगे, हमें ऐसा पता लगता है। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। अब ह्वेनसांग की माने तो ह्वेनसांग के हिसाब से जो शूद्र थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र वाले लोग कृषि करते थे। पहले भी हमें पता था कि वो लोग एग्रीकल्चर भी करते थे। शूद्र में भी दो कैटेगरी आ गई थी, एक जो खेती करती थी, दूसरी कैटेगरी जिसको कुछ ऐसे काम सौंपे जहां से छुआछूत वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई देता है। चीनी यात्री ने मेहतर, चांडाल आदि अछूतों पर भी नजर डाली है। यानी ह्वेनसांग भी जिक्र करता है इनके बारे में कि ऐसे कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी बना दी गई थी जो स्पेसिफिक काम करते थे, इस वजह से उन्हें अछूत वाली श्रेणी में डाल दिया गया था। और वो लोग गांव के बाहर बसते थे, लहसुन प्याज खाते थे, तो उनको और माना जाता था कि तामसिक प्रवृत्ति के हैं। और ये ऑलरेडी हम जिक्र करके आए हैं, गुप्तास के टाइम पीरियड में भी हमने पढ़ा था इनके बारे में कि बाहर उनकी टोलियां बना दी जाती थी। तो गुप्तास के टाइम पीरियड में, वर्धन डायनेस्टी में, ये जो छुआछूत है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है इंडियन सोसाइटी में, वो हमें जकड़ या पकड़ पाते हुए दिखाई देता है। ठीक है, बौद्ध धर्म और नालंदा। अब बात करें यहाँ पे बौद्ध धर्म और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। चीनी यात्री के समय में बौद्ध लोग 18 संप्रदायों में बंट गए थे। धीरे धीरे उसका हमें विभाजन होते हुए दिखाई देता है। जैसे आप देखते हैं ना कि जो बुद्धिज्म है, सबसे पहले वो दो सेक्ट में डिवाइड है, हीनयान, महायान, फिर वज्रयान, फिर हीनयान के अलग अलग, महायान के अलग अलग, वज्रयान के अलग अलग। आप समझ पा रहे हैं। बौद्ध धर्म का सबसे विख्यात केंद्र नालंदा का विहार था, जो एक बड़ा विश्वविद्यालय था। तो इस समय हमें बौद्ध धर्म के बहुत सारे विद्यालय दिखाई देते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख हो रहे थे। जो इसमें सबसे फेमस और इंपॉर्टेंट इस समय दिखाई देता है वो था नालंदा का विहार, जो एक बड़ा विश्वविद्यालय था। यहां पर भी कौन से उसका प्रभाव था बौद्ध धर्म के, किस सेक्ट का? तो बोल रहे हैं कि महायान संप्रदाय का दर्शन पढ़ाया जाता था, उससे बहुत इन्फ्लुएंस था नालंदा विश्वविद्यालय। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 100 गांव के राजस्व से होता था। आगे हमें एक और चीनी यात्री दिखाई देता है, इत्सिंग। ये भी चीनी यात्री था, भारत आया था 670 ईस्वी में। इसने क्या बोला? सॉरी, इत्सिंग बोलता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसका भरण पोषण 100 गांव नहीं बल्कि 200 गांव के राजस्व से इसका भरण पोषण होता था। तो हमने 100 नहीं माना, हमने 200 नहीं माना, फिर भी ये तो मानेंगे ना कि अच्छा खासा इसमें राजस्व लग रहा था इसके भरण पोषण में, यानी एक्चुअली काफी बड़ा ये विश्वविद्यालय हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है राइटर? हर्ष की धार्मिक नीति सहनशील थी। हर्ष की अगर हम रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो ये खुद बुद्धिज्म का फॉलोअर बनता है, आगे आने वाले समय में इन्फ्लुएंस हो जाता है ह्वेनसांग के द्वारा। तो बोल रहे हैं कि हर्ष की धार्मिक नीति सहनशील थी। ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे रूलर हुए थे जिन्होंने किसी धर्म के प्रति उसका बहुत महत्व था, उसके प्रति बहुत आस्था थी, उस धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत काम तो किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो धार्मिक रूप से कट्टर होते हैं, जो अपने धर्म को फॉलो करेंगे और दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे। तो हर्षवर्धन बोल रहे हैं कि ये नहीं, ये टॉलरेंट टाइप का था अदर रिलीजन के प्रति। तो हर्ष की धार्मिक नीति सहनशील थी। वह आरंभिक जीवन में शैव था। पहले ये शैव संप्रदाय या धर्म जो था उससे काफी इन्फ्लुएंस था, उसको फॉलो करता था। धीरे धीरे ये बौद्ध धर्म का संपोषक हो गया। किसके प्रभाव में आके? ह्वेनसांग के प्रभाव में आके। उसने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कन्नौज में विशाल सम्मेलन कराया, क्योंकि ह्वेनसांग खुद महायान से संबंध है, नालंदा महायान से संबंध है। तो ये भी महायान वाली जो ब्रांच थी, जो बोलती थी बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा, बोधिसत्व की बात करेगी, वो सब चीजों को ये प्रमोट करेंगे। और उसके लिए अपनी कैपिटल कन्नौज में एक बहुत बड़ा सम्मेलन इन्होंने आयोजित कराया था, जिसमें चीनी यात्री ह्वेनसांग, कामरूप के राजा भास्कर वर्मन और 20 देशों के राजा और विभिन्न संप्रदायों के कई हजार पुरोहित भी जमा हुए थे। तो इतना बड़ा ये कन्नौज का सेशन था, यह सभा या असेंबली कंडक्ट कराई गई थी। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि इसके पहले आपने पढ़ा था ना बौद्ध धर्म की कितनी काउंसिल्स हुई थी। ये काउंसिल नहीं है, ये कोई उसकी संगति नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म के ही
इन बौद्ध धर्म के ही प्रचार प्रसार के लिए एक सभा आयोजित की गई थी, ये कन्नौज सभा, जिसमें ह्वेनसांग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, आगे बोल रहा है कि हर्ष के द्वारा एक विशाल मीनार की स्थापना की गई है, जिसके बीच में बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की गई है। हर्ष ने कन्नौज के बाद प्रयाग में महासम्मेलन बुलाया। तो पहला महासम्मेलन कन्नौज में हो रहा है और दूसरा हो रहा है प्रयाग में, और उस समय ये दो सिटी के बारे में ह्वेनसांग जिक्र भी कर रहा है। ह्वेनसांग बोल रहा है कि जहां एक तरफ पाटलिपुत्र डिक्लाइन हो रहा है, एक तरफ आपका वैशाली का पतन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रयाग और कन्नौज जो है वो काफी पावरफुल बनकर उभर रहे हैं। तो ह्वेनसांग इन दो नगरों के बारे में बात करता है और इन दो नगरों में दो बड़े महासम्मेलन आयोजित कराए गए, जहां उसके सभी सामंत, मंत्री, उच्च दरबारी ये सब उपस्थित हुए। यहाँ बुद्ध की प्रतिमा का पूजन और ह्वेनसांग ने प्रवचन भी दिया था। तो ह्वेनसांग के टाइम पीरियड में हर्षवर्धन ने दो बड़ी सभाएं आयोजित कराई थी, एक कन्नौज में और दूसरा हमें प्रयाग में दिखाई देता है। नेक्स्ट बोल रहा है बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन का खुद दरबारी कवि था, उसने अपने आश्रयदाता के आरंभिक जीवन की चटुकारितापूर्ण चित्रण इस किताब में किया। अब चटुकारितापूर्ण क्या है? जिसका खाओगे उसका गाओगे, चाटुकर बोलते हैं। तो ये नेचर है भाई, जो आपका घर चला रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसके प्रभाव में तो रहोगे, और इवन पीछे आप उसके बारे में चुगली कर भी दो, सामने बुक निकाल रहे हो तो वो तो उसका क्या करो, प्रेज ही करोगे ना। तो एग्जैक्टली ऐसे ही हर्षवर्धन हालांकि लायक था, लेकिन फिर भी भाई उसका कवि उसके खिलाफ थोड़ी लिखेगा उसके दरबार में रहते हुए। तो बाणभट्ट जो उनके कवि थे, उन्होंने चटुकारितापूर्ण काफ़ी प्रशंसा की है हर्षवर्धन की अपनी किताब हर्षचरित में। हर्ष को विद्वानों के संपोषक के रूप में ही नहीं बताया गया है उसमें कि हर्ष जो है वो स्कॉलर्स को, विद्वानों को अपने यहाँ पर आश्रय दिया करते थे, जो स्कॉलर्स थे उनका प्रमोट किया करते थे। और ये भी बताया गया यहाँ पर कि इतना ही नहीं, हर्ष खुद एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और वो 3 नाटकों के रचयिता भी थे। और उन 3 नाटकों का क्या नाम है? प्रियदर्शी, रत्नावली, नागनंदन। ये थोड़ा सा याद रख लेना, फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, कई बार पीसीएस वगैरह के एग्जाम में पूछ लेता है। हालांकि कुछ ऐसे भी हिस्टोरियंस है या राइटर्स है जिनका कहना है कि नहीं जी नहीं, ये जो किताबें हैं ये हर्षवर्धन ने नहीं रची हैं, वो इनके रचयिता नहीं है, बल्कि हर्षवर्धन ने अपने दरबार के एक कवि को पैसे देकर उससे ये लिखवा लिए थे अपनी एक प्रभावशीलता स्थापित करने के लिए। एक होता है व्यक्ति का नॉलेज और एक होता है क्या कि उसके अंदर कोई स्किल है ना। कोई भी जैसे साइकिल का टायर बना रहा है, पंचर बना रहा है, वो एक कला है। उसको हम पता नहीं क्यों लोग नीची ऊंची दृष्टि से देखते, लेकिन अभी मुझसे बोला है पंचर बनाए नहीं आएगा तो मेरे अंदर वो स्किल नहीं है। तो लोगों के अंदर अलग अलग टाइप की स्किल्स होती हैं, जितनी ज़्यादा आपके अंदर स्किल्स है उतने ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व के माने जाते हैं। अच्छा, इसके पास ये सारे गुण हैं, तो ऐसा कहा जाता है कुछ राइटर्स के द्वारा कि हर्ष का जो वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है उसको दिखाने के लिए दिखाया जाता है कि एक खुद भी एक स्कॉलर थे, रचयिता थे, और इन्होंने ये किताबें लिखवाई थी, लेकिन ये पैसे देकर लिखवाई थी, इन्होंने खुद नहीं लिखी थी, हम मानकर चल रहे हैं खुद लिखी थी। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर था। इसमें हमने वही बात की है जो कि बुक में बताया गया है। ठीक है, बुक से अलग इधर उधर जाके बात नहीं करी, क्योंकि बुक जो है ना वो अलग तरीके से आपको डिफाइन करने की कोशिश करी है। कहीं पर ये आपका किसी लेवल पर समझा रही है और उसके अगले चैप्टर में उसकी स्टोरी समझा रही है। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है वो यही है कि वर्धन डायनेस्टी, खुद ये लोग कौन थे? तो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड में हमें यहाँ पे सामंती अर्थव्यवस्था जो फलती फूलती दिखाई दे रही है उत्तर पश्चिम भारत में। हुन्स आए, हुन्स के बाद इतने सारे रूलर्स दिखाई देते हैं, जिसमें से एक थे वर्धन डायनेस्टी के पुष्यभूति। फिर उनकी पूरी डायनेस्टी चल रही है, थानेश्वर से संबंध रखते थे, लेकिन जब हर्षवर्धन रूल करता है तो इसने काफी बड़े क्षेत्र को अपने किंगडम में शामिल कर लिया। 2 प्रतिरोधी दिखाई देते थे, गौड़ के शशांक, इधर चालुक्यास के पुलकेशिन। इन दोनों की स्टोरी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी भी पढ़ेंगे जब चालुक्यास के बारे में पढ़ेंगे, पूरा वॉर्स वगैरह देखेंगे। फिर हमने जाना कि इसके टाइम का स्टेटस क्या था, तो वो हमें कैसे पता लग रहा है। हम एक इसके ही दरबारी कवि की बात कर रहे हैं, बाणभट्ट की, चीनी यात्री ह्वेनसांग की बात कर ले रहे हैं, और खुद हर्षवर्धन के भी काफी सारे इंस्क्रिप्शन है। इन तीनों का रेफरेंस लेते हुए हमने यहाँ पे कुछ बातें बताई हैं। सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसी थी इनकी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया, इसने बोला जो गुप्तास के टाइम पीरियड में प्रशासन चला आ रहा था ना, उसी प्रशासनिक व्यवस्था के ढर्रे को ये आगे लेकर चला, उसमें कुछ बदलाव नहीं करा। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था में हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, पुरोहित हैं, वो उनको कार्य दिया जा रहा है, बदले में उनको अनुदान दिया जा रहा है, जागीरदार भूमि दी जा रही है, ये सारी चीजें बताई जा रही है। ठीक है, उससे सामंतों की संख्या धीरे धीरे और बढ़ रही है, डिसेंट्रलाइजेशन और बढ़ रहा है, वो हमें दिखता है।
ठीक है। फिर हमने आगे जाना इनकी सामाजिक व्यवस्था, तो वो वर्ण व्यवस्था हमें यहाँ पर भी दिखाई देती है, और उस वर्ण व्यवस्था में जो छुआछूत वाली कैटेगरी है वो भी हमने देखा। धार्मिक व्यवस्था ओवरऑल सहिष्णु थी, कोई एक धर्म के प्रति कट्टरवाद यहाँ पर हमें कट्टरपन नहीं दिखाई देता है। तो बस ये था ओवरऑल चैप्टर। आई होप आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज के लिए मैं सेशन को यहीं रोकूंगी और मिलेंगे हम हमारे नए सेशन में। सेशन से जुड़े रहिए, रेगुलर क्लास लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फर्स्ट क्लास में आते धीरे 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 नंबर्स कम हो जाएंगे, फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? आप किसी से भी पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास तक पूरा कंप्लीट करिए ताकि आपका एक फाउंडेशन बन जाइए। उसके बाद से आप कहीं भी घूमिए, कुछ भी बुक पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आपके पास स्टोरी आ गई है और वो स्टोरी एक ही फॉर्म में आपको डिलीवर हुई है। टीचर को पता है कहाँ पे ये इस स्टोरी का पार्ट बताना है, कहाँ पर ये बताना है। तो ऐसा आधा नहीं पढ़ के पूरा पढ़िए ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। चैप्टर ऑलमोस्ट डन, सॉरी बुक ऑलमोस्ट डन होने वाली है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए, प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।